सरदर्दी। देखो पहले तो मैपिंग में समझो। अगर आप इंडिया के मैप को समझने की कोशिश करोगे, मोटा अप्रॉक्स की बात कर रहा हूं, आज का मैप अप्रॉक्सीमेट ऐसे है जिसमें ये वाला जो हिस्सा है ये क्या है आज का बांग्लादेश। और अगर आप ऐसे करके देखोगे तो मोटा मोटी यहां से ऐसे करके ऊपर की तरफ हल्का सा कट निकला हुआ है, फिर ऐसे करके नॉर्थ ईस्ट निकला है, ये क्या है वेस्ट बंगाल। और इधर सिक्किम मिक्किम है ना, ऐसे करके ये सब अलग, ये भूटान और ये सब हो गया, तो ये हो गया भूटान हो गया और ये पूरा इलाका। तो पॉइंट ये है कि इस पूरे इलाके को आप अगर अप्रोक्सीमेट असम को छोड़ दो तो बाकी जो हिस्सा होता है वो उस समय का क्या था, बंगाल था। ये चीज मैंने 57 में भी बताया था अंडर द बैटल ऑफ प्लासी, कुछ याद है प्लासी पे। तो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन आया कि बंगाल पे ही, क्वेश्चन याद है मैंने बताया था कि बंगाल पे ही फोकस क्यों किया गया था उस समय, या बंगाल ही सबसे इंपॉर्टेंट क्यों था, क्योंकि सीधी बात है उस समय कैलकाटा जो था वो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्ट था दुनिया भर में, क्या करने के लिए, ट्रेड करने के लिए, सी से आराम से निकल सकते थे, इसलिए इंपॉर्टेंट था। अब समझते हैं कहानी क्या थी। ये कहानी कुछ इस तरीके से थी, करजन साहब जब आए यहां पर तो उन्होंने एक चीज नोटिस की कि जो बंगाल है ये उस समय का सबसे ज्यादा क्या था, लार्जेस्ट स्टेट था। मतलब एरिया वाइज, एरिया में क्या था, सबसे बड़ा था, पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सबसे बड़ा था। अब यहां पे क्वेश्चन आता है, पहले क्या आप हेडिंग क्या डाले हो, बंगाल सेपरेशन ना, विभाजन। तो विभाजन का मतलब होता है, ध्यान से, अगर बंगाल के विभाजन यानी सेपरेशन किया गया तो इस विभाजन के दो व्यू निकलेंगे। एक व्यू निकलेगा किसका, जिसने किया, ब्रिटिशर्स का व्यू निकलेगा, और दूसरा किसका निकलेगा, हम लोगों का। दोनों व्यू समझिए, जो आपको जेन्युइन लगेगा उस हिसाब से आंसर राइटिंग करिएगा। पहले अंग्रेजों का समझ लेते हैं व्यू। ब्रिटिशर्स का मतलब उस समय कौन थे, करजन साहब थे। तो उन्होंने बोला देखो कि भाई ऐसा है कि जो बंगाल है वो उस समय का क्या है, सबसे बड़ा स्टेट है, तो इस स्टेट को एडमिनिस्टर कर पाना पॉसिबल थोड़ा सा हमारे लिए नहीं हो पा रहा है। मतलब अगर बहुत बड़ा राज्य होगा तो उस राज्य को कंट्रोल करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। तो अगर मैं इस बंगाल के दो हिस्से कर देता हूं तो सीधी बात है, एक ये बंगाल एक ये बंगाल, तो दो हिस्सों को दो अलग अलग गवर्नर बिठा दूंगा मैं। करजन साहब कौन थे, गवर्नर जनरल थे, तो वो अंडर में बिठा सकते थे ना गवर्नर को अलग अलग स्टेट में। तो एक गवर्नर मैं इधर बिठा दूं, एक गवर्नर बिठा दूं, मुझे चलाना बहुत आसान हो जाएगा। ये व्यू किसका हुआ, ब्रिटिशर्स का। इसमें कुछ गलत तो नहीं लग रहा, इसमें कुछ गलत लगा आपको अब तक, भाई लॉजिक है। यूपी में भी आपको मैंने उस दिन फोटो दिखाई थी, यूपी को 4 हिस्सों में तोड़ने की बात आई है, मायावती जी ने प्रपोजल भेजा था। तो ऐसा हुआ नहीं, जब बहुत बड़ा स्टेट होता है तो उसको चलाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो अगर दो हिस्से तोड़ दे तो बुरा क्या है, कंडीशन यहां पे पॉइंट आया, बिल्कुल सर बुरा नहीं है, लेकिन दिक्कत क्या पता है, दिक्कत यह है कि जिस हिसाब से सेपरेशन किया गया वो गड़बड़ था। कैसे, अब पहले इंडियन का व्यू समझिए, भारतीयों का व्यू था सबसे पहले कि जो इंडियन थे उनका था कि जो इस समय का बंगाल है वो जितनी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी है उस पॉलिटिकल एक्टिविटी का क्या है, हेडक्वार्टर है। भाई आपने अगर अभी तक सोशल रिलीजियस मूवमेंट पढ़े, वो सब बंगाल क्या था, चटर्जी बनर्जी फला फला, वो सब कहां के थे, बंगाल के। इसका मतलब जितने भी काबिल लोग तो बंगाल में रह रहे होंगे। तो अगर काबिल लोग रह रहे होंगे तो आजादी की जो लड़ाई हो रही होगी सबसे ज्यादा कहां स्टार्ट हुई, बंगाल में हुई होगी। तो सिंपली पॉलिटिकल एक्टिविटी का हेडक्वार्टर है कि नहीं है, एक पॉइंट है। दूसरी पॉइंट है, ये जो पॉइंट आपने देखा कि दो हिस्सों में तोड़ना, इन दोनों हिस्सों का पॉइंट ये था कि जो सेपरेशन किया गया, इसमें देखो पहले ये था ऐसे करके, मान लीजिए इसके दो हिस्से तोड़ गए, आपके सामने दिख रहे, दिस इज कॉल्ड ईस्टर्न बंगाल, इस इज नॉर्मल बंगाल, यू कैन से वेस्टर्न बंगाल। इस हिस्से में जो लोग आए वो थे मुस्लिम और हिंदू, विच इज 80-20। मतलब अगर इस हिस्से के मैं बात करता हूं, ओवरऑल क्या थे, 100% सब लोग मिलकर रह रहे थे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब सेपरेशन हुआ तो इस हिस्से में मुस्लिम क्या हो गए 80% और हिंदू कितने हो गए 20%। इसका मतलब यह हुआ कि जो मुस्लिम हो गए वो क्या हो गए, मेजॉरिटी में, और ये किस में हो गए, माइनॉरिटी में। अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक हो गए कि नहीं हो गए। अब आते हैं इधर साइड में, ये जो रेशियो आपने यहां पे है सेम रेशियो कीजिए, बट जो जाति है, कास्ट, उसको चेंज कर दीजिए, हिंदू और मुस्लिम ऐसे करके कर लीजिए। तो लॉजिकली इधर साइड में जो हिंदू होंगे वो कितने होंगे 80 और मुस्लिम क्या होंगे 20। तो लॉजिकली यहां पर हिंदू क्या हो गए मेजॉरिटी और यहां पे मुस्लिम क्या हो गए माइनॉरिटी। को समझ में आया आपको,
समझ में ये आया कि ब्रिटिशर्स का जो सेपरेशन करना वो एडमिनिस्ट्रेशन वाला तो एक बहाना था, कायदे में ये क्या करना था, हिंदू वर्सेस मुस्लिम, ये वाला जो कॉन्सेप्ट था, इस कॉन्सेप्ट को लॉन्च करना था। ये व्यू किसका था, इंडियंस का। अब इनका व्यू गलत लग रहा कुछ आपको? ब्रिटिशर्स का व्यू भी सही था, इनका व्यू में गलती आपको दिख रही किसी को? लॉजिकली उनकी बातें तो बिल्कुल सही हैं। अगर आपको सेपरेशन ही करना था तो आप कुछ इस तरीके से भी सेपरेट कर सकते थे, ऊपर नीचे दो हिस्से करने थे तो दो हिस्से हो सकते थे पॉसिबल, लेकिन आपने ऐसे ऐसे क्यों किया? रीजन कुछ समझ रहे हो? तो बिल्कुल सही बात है। अगर आपसे पूछे दोनों के व्यू में जेन्युइन पॉइंट किसका था, वो वाला था। क्योंकि ऐसा इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि कर्जन साहब का स्टेटमेंट है, 1905 की कहानी है, और कर्जन 1905 में बंगाल सेपरेशन करके यहां से चले गए और उन्होंने बोला था, कुछ याद है, मेरी लाइफ की आखिरी इच्छा है, कुछ याद आ रहा क्या, कि कांग्रेस को मैं मरते हुए देखूं। तो मरते हुए देखने में सबसे अच्छा है कि आप उंगली करके चले जाओ। ब्रिटिशर्स यहां से गए लेकिन इंडिया पाकिस्तान बना के गए। अब देखें, आप चुपचाप भी तो जा सकते थे, पाकिस्तान की डिमांड थी, नहीं मानते, इंडिया के ऊपर छोड़ देते। आप देखो क्या चीज है, गांधी जी आप देखो, नेहरू आप देखो, बट जानबूझ करके सेपरेट करके चले गए। क्यों? क्योंकि आप माहौल, उनको पता था, क्योंकि भाई सीधी बात है, जिसके पास 70% वर्ल्ड है उसको दुनियादारी उसने देख रखी है ना, उसको पता है ये लड़ेंगे आपस में। तो अगर ये लड़ेंगे तो डेवलपमेंट कर पाएंगे नहीं, ये किस में उलझे रहेंगे, इसी में। दो भाइयों को लड़ा दो, तुम आगे बढ़ते चलो, वो लड़ते रहेंगे आपस में। ये ब्रिटिशर्स पॉलिसी थी। तो उन्होंने बोला बंगाल को मैं अलग करूंगा, किस सेंस में, इस सेंस में अलग करूंगा। आओ बात समझ में आई? लेकिन कहानी कब है, 1905। इसमें मैंने आपको बताया दोनों लोग पढ़े लिखे आ चुके हैं मार्केट में। पहले कौन से, मॉडरेट्स, भाई वो भी पढ़ लिख गए थे, 20 साल से जान ही रहे थे अंग्रेज कितने हैं। और 1905 में नया व्यू किसका आया, एक्सट्रीमिस्ट, लाल बाल पाल, उनको भी समझ में आ गया कहानी क्या है। तो कायदे में ये जो व्यू है ये एक्सट्रीमिस्ट का है। मॉडरेट तो सपोर्टर में ही थे ना, अप्रोक्सीमेट, बट कुछ हद तक आप कह सकते हो कि मेजर व्यू इसमें किसका रहेगा, एक्सट्रीमिस्ट का रहेगा। तो दुनियादारी मतलब इंडियंस को ये चीज समझाने में ये लोग सक्सेसफुल हो गए। कौन, एक्सट्रीमिस्ट के साहब, कि अंग्रेजों ने जो बंगाल को सेपरेट किया है वो क्यों किया है, इसलिए किया है। व्यू क्लियर हुआ? तो ये किसका व्यू था, ब्रिटिशर्स का। ये किसका था, क्या नाम, इंडियन का। यहां तक समझ में आ गया? ठीक। तो इसको वीडियो में से देख करके बना, मैं लिखवाऊंगा नहीं, मैं आपको फैक्ट्स लिखवा दूं, वो जरूरी है। इसको देख के बना लीजिएगा मैपिंग को, ठीक है? जो उसमें वीडियो अपलोड हो जाएगा शाम को, तो उसमें से एक बार देख लीजिएगा। लिखिए फैक्ट्स, फैक्ट्स, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। 16 अक्टूबर 1905, 16 अक्टूबर 1905 इंप्लीमेंट, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन इंप्लीमेंट होता है, 16 अक्टूबर 1905। दिस इज कॉल्ड सॉरो डे, शोक दिवस इसी दिन को मनाते हैं, सॉरो डे, शोक दिवस मनाया गया। ठीक है? अब दूसरा फैक्ट्स लिखो, ईस्टर्न बंगाल, नेक्स्ट पॉइंट, ईस्ट बंगाल, पूर्वी बंगाल, इसमें कौन मेजॉरिटी थे, ईस्टर्न समझ गए, उधर तो उधर कौन होंगे, मुस्लिम ना। आबादी लिखो, ईस्टर्न बंगाल में 3.10 CR मुस्लिम, 3.10, और हिंदू हैं 1.8, 1.8 CR में चल रहा है दोनों। 3 करोड़ 10 लाख वो होगा, 1 करोड़ 80 लाख ये हो गए। समझ में आ गया? वेस्ट बंगाल, इधर आ जाओ, वेस्ट बंगाल में हिंदू लिखो 4.2 CR, 4 करोड़ 20 लाख, 4 करोड़ 20 लाख हिंदू, और 1 करोड़ 20 लाख मुस्लिम। ये फैक्ट्स हैं। 4 20 हैं आपके हिंदू, 1 20 हैं मुस्लिम, तो ओवरऑल 540 हो गए दोनों। ये ध्यान रखना, ठीक है? तो क्लियर हो गया पहली चीज कहने के लिए, ठीक है? तो ये हुआ फैक्ट्स इसका। नेक्स्ट, लैंग्वेज, भाषा, भाषा मतलब अगर आपसे पूछे रिलीजन बेसिस पे तो समझ में आ गया सेपरेशन, भाषा की बेसिस का भी सेपरेशन था। कैसे था तो लिखो, मैं ओवरऑल बता रहा हूं, इसमें सेपरेशन में लिखो 470, 470, 4.70, 4 करोड़ 70 लाख हिंदी, 470 हिंदी, 170 बंगाली। समझ में आ रहा है? तो भाषा के आधार पर क्या कर दिया गया, सेपरेशन कर दिया गया था। जो उधर साइड के होंगे ज्यादा बांग्ला बोलते होंगे, ठीक है?
क्लियर हो गया? तो सबसे पहले बंगाल विभाजन सेपरेशन क्या था, दूसरा फैक्ट्स क्लियर हो गए यहां तक। अब आइए अपोज। अपोज अपोज कैसे हुआ? ये जो अपोज किया गया, इसी अपोज को बोला गया स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, तो यहां से आपका पहला मूवमेंट शुरू। अपोज विरोध, तो विरोध में जो पहला मूवमेंट था उसको लिखिए स्वदेशी आंदोलन। जो मेजर मूवमेंट है यहां से वो है स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन अपोज। तो स्वदेशी आंदोलन में शुरू करते हैं, लिखिए 1903 1903 1903 ब्रिटिशर्स प्रपोज द सेपरेशन। अंग्रेजों ने सेपरेशन को प्रपोज किया। ब्रिटिशर्स प्रपोज द सेपरेशन, अंग्रेजों ने प्रस्ताव दिया। नेक्स्ट पॉइंट, 500 प्लस मीटिंग्स हैड बीन डन। 500 प्लस मीटिंग्स, 500 से ज्यादा जो मीटिंग्स थी वो कर दी गई स्टार्ट। 500 प्लस मीटिंग्स, 500 से ज्यादा जो मीटिंग्स थी वो की गई। डैश 3 जगह, चटगांव, चटगांव, मेमन सिंह MEMAN, मेमन सिंह एंड ढाका। चटगांव, मेमन सिंह एंड ढाका, इन 3 जगहों पे मीटिंग की गई। नेक्स्ट, a lot of application given to the administration। प्रशासन को कई सारे एप्लीकेशन दिए हुए गए। एप्लीकेशन हैज बीन गिवन टू द एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट, रोल ऑफ मेजर मैगजीन्स। रोल ऑफ मैगजीन, पत्रिकाओं की भूमिका। रोल ऑफ मैगजीन्स, पत्रिकाओं की भूमिका। इन पत्रिकाओं की भूमिका में ध्यान से 3 बहुत इंपॉर्टेंट किताबें। पहली है बंगाली, पहली बुक का ही नाम है बंगाली। दूसरी है हितवादी, HIT, हितवादी। थर्ड वन इज संजीवनी, थर्ड है संजीवनी। ये तीनों किताबें बहुत इंपॉर्टेंट है। मैगजीन्स का नाम है रिवोल्यूशनरी के लिए। हाँ हिंदी की, सब हिंदी की है। हाँ, इसमें जो बंदे का नाम है ध्यान से लिखेगा, संजीवनी के मित्रा। संजीवनी के हैं के मित्रा, इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, 1905 बनारस कॉन्फ्रेंस। 1905 बनारस कॉन्फ्रेंस, 1905 में बनारस कॉन्फ्रेंस हुई। इसको गोखले ने किया था लीड, रट जाना, बहुत मैं लिखवाऊं, वैसे प्रीलिम्स में कराऊंगा आपको, बट फिर भी लिखना चाहिए तो ब्रैकेट में लिख लो गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले थे, किसके लीडर थे, शायद मैंने उधर भी बताया है, हो चुका है ये, ठीक है। प्रपोजल ऑफ स्वदेशी, इसी मीटिंग में स्वदेशी का प्रपोजल दिया गया, प्रस्ताव रखा गया स्वदेशी का। स्वदेशी समझते हैं आप लोग? नॉर्मली स्वदेशी का मतलब, स्वदेशी का मतलब क्या? देखिए 2 चीजें होती हैं, अपने देश का, अच्छा ठीक बात, अपने देश का यूज कर, देखो 2 चीज, एक होती है प्रोडक्शन, हमारे देश में ही हो, दूसरी चीज हमारे रॉ मटेरियल को कोई दूसरा यूज करे, तो क्या वो स्वदेशी रहेगा? दोनों अर्थों में, हमारे देश का सामान रॉ हमने यूज करके एक प्रोडक्ट बना दिया, एक ये हुआ। एक हमारे देश का रॉ मटेरियल दूसरा देश ले जाए, उसने सामान बनाया, तो उसमें कुछ हिस्सा हमारा भी है, रॉ तो अपना ही है यार। तो दोनों में से स्वदेशी किसको आप बोलेंगे? फर्स्ट होना, क्लियर है? तो मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन दोनों किसका होना चाहिए? हमारा। ये कायदे में स्वदेशी होता है। कोई भी इंडियन कंपनी स्वदेशी बताइए जिसका सब अपना है? पतंजलि, बिल्कुल सही बात है, पतंजलि। और कौन? खादी इंडिया। और कुछ? गोदरेज। ठीक बात है, समझ रहे हैं आप लोग हैं। तो यहां से स्वदेशी का कॉन्सेप्ट आगे आएगा, स्वदेशी पहले तो ठीक। अब आइए रिएक्शन, हेडिंग डालिए रिएक्शन। रिएक्शन मतलब होता है प्रतिक्रिया, किसने कैसा रिएक्शन किया इस वही प्रपोजल को लेकर के, बंगाल सेपरेशन के प्रपोजल को लेकर के रिएक्शन। तो रिएक्शन में लिखिए 2 रिएक्शन आपको पढ़ने हैं। पहले किसके होंगे? मीडिएटर्स के, दूसरा किसका? एक्सट्रीमिस्ट के। लिखिए
पहले देखिए मॉडरेटर्स का रिएक्शन, ऑब्वियस है मॉडरेटर्स का रिएक्शन जान ही रहोगे। नरम पंथियों का प्रतिक्रिया, तो नरम पंथी कैसे होंगे, हेडिंग डालिए प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया में पहला रिएक्शन किसका, मॉडरेटर्स। समझ रहे होंगे क्या प्रतिक्रिया होगी, वही गलत बात। हम इसकी क्या करते हैं, घोर निंदा करते हैं, आलोचना करते हैं। सुना आपने, एक्सीडेंट होता है या कुछ होता है तो नेता लोग क्या बोलते हैं, यही, क्योंकि उनका तो कोई गया नहीं, वो क्या बोलते हैं, इसका बहुत गलत हुआ, किसी लड़की के साथ कुछ होता है, टेररिस्ट अटैक होता है, एक्सीडेंट होता है, हर केस में क्या की जाती है, क्रिटिसाइज। हम इसकी घोर निंदा करते हैं, 2-2 लाख रुपए दे दिए जाते हैं। बात समझ रहे हैं, गवर्नमेंट की नजर में फिर आप समझिए आपकी कीमत कितनी है। अगर बल्क में जाते हैं तो सस्ते में होते हैं, थोड़े कम होते हैं तो महंगे मिलते हैं। बस यही है गवर्नमेंट। 5-5 लाख होंगे जब कम लोग रहेंगे, ज्यादा लोग रहेंगे 2-2 लाख रहेंगे। देखें आपने, तो बस यही है सिंपली भाषा में। इसलिए कोविड में लोग कह रहे थे ना कि अपनी जान बचाओ। कोविड में आप जस्ट क्या एक नंबर है, इंसान नहीं है। गवर्नमेंट के लिए क्या है, एक नंबर। आप डेटा पढ़ते थे, आज 2 लाख लोग मरे, 2 लाख मर गए। सोचिए जिनकी फैमिली होगी उनके घर वालों का क्या होगा, जिंदगी भर के लिए हो गया कि नहीं होगी कहानी। लेकिन आपके लिए क्या डेटा उठाते थे, तो गवर्नमेंट खाली कोशिश करती थी कि 2 लाख से कम ही रहे, नहीं होता बड़े, तो जस्ट आप एक नंबर है। इसीलिए अपना ध्यान खुद रखना सीखे। उसी समय की कहानी। तो लिखिए पहला क्या, इसका मॉडरेटर्स का रोल समझ गया, लिख सकते हो खुद से, कुछ नहीं था, लिखो दे जस्ट क्रिटिसाइज दिस इवेंट, उन्होंने क्रिटिसाइज किया। और एप्लीकेशन समझ रहे हो, मीटिंग बीटिंग सब वही टाइम पास। दूसरा ये एक्सट्रीमिस्ट का हिसाब, एक्सट्रीमिस्ट जो एक्सट्रीमिस्ट लोग थे उन्होंने क्या किया, कुछ हद तक आप कह सकते हैं थोड़ा सा इनका हिसाब शुरू। आपने सुना होगा स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, तिलक का, यही आया है स्टेटमेंट, वो याद रखिए। तो लिखिएगा इन एक्सट्रीमिस्ट में, दिस वॉज द गोल्डन पीरियड फॉर एक्सट्रीमिज्म इन इंडिया। यह गर्म पंथियों के लिए स्वर्णिम काल साबित हुआ। गोल्डन पीरियड फॉर एक्सट्रीमिज्म इन इंडिया, स्वर्णिम काल। तीनों लीडर के नाम पता है ना, चारों के नाम कई बार आ रखे हैं ध्यान से। इन द सेम टाइम तिलक गेव हिज स्टेटमेंट, इसी समय तिलक ने अपना नारा दिया। इन द सेम टाइम तिलक गेव हिज स्टेटमेंट, तिलक ने अपना क्या दिया, नारा दिया। सेम टाइम में नारा, नारा समझ गए सब लोग, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसको लेकर रहेंगे, ये पूरा स्टेटमेंट है। सबको पता होगा, छोटे से याद कर रहे हो किसमें, हाँ स्टेटमेंट तो हिंदी में ही दिया था, कन्वर्ट भले आप कर लो कि स्वराज इज आवर बर्थ राइट, वो सब फालतू है, समझ गए। तिलक साहब, तिलक को आप जानते होंगे। एक चीज ध्यान रखना, स्वराज जो टर्म है वो स्वराज की डिमांड मॉडरेट भी कर रहे थे। एक चीज बस थोड़ा सा समझ लो, ध्यान से देखो बातें नहीं। देखो जो स्वराज वर्ड है ना, ये स्वराज 2 वर्ड होता है। एक्चुअली क्या होता है, पहले कौन थे आपके, मॉडरेट, मॉडरेट के हिसाब से, और दूसरे एक्सट्रीमिस्ट। मॉडरेट के हिसाब से स्वराज का मतलब है होम रूल। होम रूल यही थोड़ा सा जान लो। देखो होम रूल का मतलब होगा कि जो डिसीजन, निर्णय, ये कौन लेगा, हम। इस पे साइन कौन करेगा, ब्रिटिशर्स। कुछ समझ में आया, ये होता है मीनिंग ऑफ होम रूल। तो अगर मॉडरेट होम रूल की बात करेंगे तो वो इसकी बात कर रहे थे। ये सही है कि गलत, गुलाम होने के कंपेरेटिवली तो बेहतर है। तुम्हारे हाथ में डिसीजन आ गया कि नहीं आ गया, अरे यार तुम 100 डिसीजन किसी से साइन करा, 100 के सब तो मना नहीं करेगा ना। तुम देखो, एक क्या है कि तुम्हारे हाथ में डिसीजन है ही नहीं, साइनिंग अथॉरिटी नहीं है। एक ये हुआ, ये होते हैं क्या, तुम कॉलोनी, गुलाम, स्लेव। एक यहां पहुंचे, इसमें कम से कम डिसीजन तो तुम ले रहे हो, अपने अपने सारे डिसीजन आप लीजिए, साइन मैं करूंगा। लॉजिक बात, आप मेरे पास 100 प्रपोजल लेके आओगे, मैं 10 तो मानूंगा, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं कि नहीं। यहां पे एक भी नहीं था, तो ये लोग कुछ हद तक थे, लेकिन जो ये लोग थे, इनका स्वराज का मतलब क्या था, सीधे सीधे स्वतंत्रता। इससे नीचे समझौता नहीं होगा। तो डिफरेंस, होम रूल का मतलब समझ में आ रहा है इन दोनों का। तो इन्होंने होम रूल की ये डिमांड की, इन्होंने होम रूल की ये डिमांड की। इसी डिमांड्स को लेकर के दोनों में झगड़ा हो गया। अभी आगे पढ़ोगे, जब सूरत स्प्लिट पढ़ोगे तो उसके पीछे का रीजन तक। ये कब की कहानी चल रही है, 1905, और 1907 में कांग्रेस टूट गई। मतलब कुछ तो हुआ होगा झगड़ा भाई, 2 भाइयों के। देखो होता क्या, दिक्कत क्या थी, अभी तक जो कांग्रेस थी उसमें किसका रोल चल रहा था, मॉडरेट का। अब इसमें नए बंदे कौन आ गए, एक्सट्रीमिस्ट वाले। और हमेशा एक्सट्रीमिस्ट के सपोर्टर भी बढ़ते चलेंगे धीरे धीरे करके, क्योंकि पिछले 20 साल से जब कुछ हासिल नहीं हुआ होगा तो लोग किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, एक्सट्रीमिस्ट।
तो जब एक्सट्रीमिस्ट की तरफ अट्रैक्ट हुए तो लॉजिकली सोच के बताइए, कहीं ना कहीं यहां पर हल्का सा अट्रैक्शन किसका बढ़ा? एक्सट्रीमिस्ट का। लोग किसकी तरफ शिफ्ट हो रहे? तो ये चीज इनको नहीं पची। कैसे बचेगी? क्योंकि आप समझ रहे बात को लेकर, पिछले 20 साल से अगर मेरा डोमिनेंस है कहीं पर, तो मेरी जगह कोई और आएगा तो हल्का सा मुझे दिक्कत होगी। ये चीज 1906 में दिखी। 1906 का कैलकाटा कॉन्फ्रेंस था। उस कॉन्फ्रेंस में ऐसा हुआ कि इन्होंने बोला कि तुम लोग कम बोलो, बहुत बोल रहे हो तुम लोग। बोला ऐसा नहीं, कुछ बात हुई थी इसको लेकर के, हम तो बोलेंगे। मेरा भाई सीधी बात है, हमारे सपोर्टर हैं कोई नहीं। तो उस साल तो होता क्या, जब घर में लड़ाइयां होती हैं तो लड़ाइयों, जब दो भाई आपस में लड़ते हैं तो सॉल्यूशन क्या उनको निकालता है? पिताजी जो बड़े बुजुर्ग होंगे वो आएंगे, बैठेंगे, दोनों को बिठा के सॉल्व कर देंगे। तो कांग्रेस के पिताजी कौन थे? अब गांधी जी नहीं, अभी गांधी जी 1905 में आए भाई। ये 1906 की तो बात है। गांधी पिताजी कहां बन गए? गांधी जी आगे पिताजी बनेंगे। इस समय ना था ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया नौरोजी, यार पीछे नाम दिया नौरोजी। वही नौरोजी निकल के 1906 में आता है कि लड़ो नहीं, मैं बन रहा हूं। बेसिकली ये कांग्रेस की मीटिंग को लेकर के इश्यू था कुछ, तो नौरोजी ने क्या बोला? लड़ो नहीं, मैं बन रहा हूं। कोई नहीं, 1906 में नौरोजी बन गए। लेकिन 1907 में ये रूल था कि जो पिछले साल बनेगा वो फिर से नहीं बनेगा, ये रूल होता है। तो 1907 में फिर से लड़ाई हुई, क्या कि मैं बनूंगा, मैं बनूंगा। और इस चीज को लेकर इतनी मैं हो गई यहां पे कि कांग्रेस दो हिस्सों में टूट गई। तो इसीलिए हमारी बहुत सारी थ्योरीज ऐसी हैं जिसपे हमने अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारी है और अंग्रेज हंस रहे। वो यही तो चाह रहे थे। कांग्रेस के अंदर अगर सोचिए एक व्यू था, एक और व्यू था, दो अलग अलग व्यू एक साथ चलते तो बहुत बेहतर ऑप्शन होता। लेकिन कांग्रेस के, वो ब्रिटिश क्या चाहेंगे? इसको तोड़ो। जैसे इनको अलग करो, काम खत्म हो गया कि नहीं हो गया? तो जैसे ही झगड़ा शुरू हुआ वैसे इन्होंने बोला भाग जाए यहां से। कांग्रेस किसकी है भाई? कायदे में कांग्रेस शुरू में तो ये थे, तो तुम तो बाद में आए हो, तो तुम तो बाद, हम तुम्हारी नहीं सुनेंगे, इन्होंने हमारी नहीं सुनेंगे, तो हमारी जरूरत नहीं कांग्रेस में। तो ये क्या करे? नहीं है, निकलो। तो सीधी बात है, इन सबने क्या किया? कांग्रेस तोड़ करके चले गए। इसी का बाहर कौन वेट कर रहा था? ब्रिटिशर्स वेट ही तो कर रहे थे कि तुम निकलो तो बाहर। क्योंकि ब्रिटिशर्स इन दोनों जब एक साथ थे तो सीधे इन्वॉल्व हो सकते थे नहीं, क्योंकि इसमें ये भी हैं और ये कौन है? ब्रिटिश सपोर्टर हैं। तो अगर डंडे मारेंगे तो इनको पड़ेगा, उनको पड़ेगा ना, दिक्कत है। तो वो किसके चक्कर में थे डंडे मारने? इनको। लेकिन इनको सीधे कैसे मारे? मेरी बात समझ रहे हो? कमरे के अंदर दो लोग हैं, यहां के कुछ लोग हैं और यहां पे कुछ लोग हैं। ये लोग सपोर्टर हैं, ये लोग अपोज कर रहे हैं। लेकिन इस कमरे में पता तो चल नहीं पा रहा कौन क्या है। तो अगर तुम्हारे हाथ में मैंने डंडा जाके मारो तो तुम किसको किसको मारोगे? नहीं समझ में आएगा। तुम क्या कहोगे? इनको बाहर निकालो। अरे जिनको कूटने को बाहर निकालो। तो ये बाहर कैसे निकलेंगे? या तो ये इनको निकाल दें या हम उनको खींच लें। तो लॉजिक बात है, हमें जरूरत ही नहीं पड़ी खींचने की, ये खुद ही बाहर निकल गए। कैसे? वो 1907 में पहुंचो, मैं आगे जा रहा हूं। खैर 1905 तक की कहानी समझ में आ रही है। ये कुछ झगड़े की वजह ही थी। ठीक है, लिखो अब। प्रोग्राम्स, कार्यक्रम स्वदेशी आंदोलन के। ये स्वदेशी चल रहा है ना? प्रोग्राम्स, कार्यक्रम क्या थे स्वदेशी के? तो नंबर 1, मतलब पॉइंटर लिखते चलना। प्रोग्राम्स क्या क्या थे? ऑब्वियस है, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन, एप्लीकेशन क्या? प्रार्थना पत्र, पैम्पलेट्स, जो पैम्पलेट्स वगैरह नहीं छपवाए जाते हैं, पैम्पलेट्स, एप्लीकेशन। नेक्स्ट, अब पॉलिसी ऑफ बेगरनेस भी कुछ याद आ रहा है? किसने बोला था भीख मांगने वाली पॉलिसी? तिलक, लाला लाजपत राय। ठीक बात, लिखिए। नेक्स्ट पॉइंट, 17 जुलाई 1905 डेट, 17 जुलाई 1905, इसी में लिखते चलिए। 17 जुलाई 1905। यहीं पर ध्यान रखना, एक नाम आएगा एसएन बनर्जी। लिखो 17 जुलाई 1905, 17 जुलाई 1905, 17 जुलाई 1905। बंदे का नाम ध्यान से, एसएन बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इन्होंने ध्यान रखना दिया है बायकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स। लिखो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। ये प्रपोजल किसने दिया है? ये प्रपोजल गिवन बाय द एसएन बनर्जी। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, ठीक है। इसी विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार में जो सबसे ज्यादा सक्सेस हुआ वो रहे फॉरेन के क्लॉथ। बट ध्यान रखना, विदेशी कपड़ों की होली होली देखे हो ना, तो वो जो कपड़े जलाए गए थे वो इसी का ही एक पार्ट है। सारे के सारे जितने फॉरेन के गुड्स थे उन सभी का बायकॉट की डिमांड आई। तो सारे के सारे का मतलब था कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं? सिंपली जहां जहां पर भी गवर्नमेंट का कोई भी रोल होगा उन सभी जगहों को क्या करना था? आपको बायकॉट करना था। समझ गए? कहां पे हो सकता है? तो कुछ सेक्टर में समझा दूं। जैसे पहला सेक्टर था एजुकेशन। सिंपली जो स्टूडेंट थे उन्होंने सरकारी कॉलेज को छोड़ दिया।
क्या मेरे को नहीं पढ़ना, क्योंकि सरकारी कॉलेज में किसका रोल आ रहा है, ब्रिटिशर्स पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे, उन्होंने मना कर दिया। दूसरा आता है जॉब। अगर आप कहीं सरकार की नौकरी कर रहे हैं तो आप क्या कर दीजिए, जॉब छोड़ दे। गांधी जी ने बोला था इस चीज को लेकर के, देखो बे ऐसा है भाई, जॉब छोड़ देना, बट ये ध्यान रखना अगर तुमने जॉब छोड़ दिया, यहां नहीं, आगे जब पढ़ोगे 1922 वाला जो मूवमेंट है उनका, नॉन कॉपरेशन, वहां पे भी इस तरीके का आएगा जरूरत। तो गांधी जी देखो पढ़े लिखे समझदार आदमी थे, उन्होंने बोला जॉब छोड़ते रहे हो, स्कूल छोड़ते रहो, ध्यान रखना मूवमेंट तो 2-4 साल का है। मूवमेंट कल को अगर जब बंद होगा, उसके बाद जब तुम फिर से नौकरी के लिए जाओगे, तुमको क्या लग रहा है नौकरी देगा कोई? जब जरूरत पड़ी तुमको आजाद हो गए, आजाद हो गए, अगर आजाद हो गए तो बहुत अच्छी बात, नहीं हुए तो रिस्क है। तो गांधी जी ने बोला था सोच के करना, बट इस समय बहुत सारे लोगों ने क्या कर दी, जॉब छोड़ दी, एजुकेशन। और तीसरा क्या था, सिंपली कुछ चीजों का, बाकी जो चीजें थी उसका क्या करो, बायकॉट। इसमें जो सबसे फेमस बायकॉट था वो था मंदिरों का प्रसाद। इवन जो मंदिर होते थे टेम्पल्स, उसमें जो प्रसाद होता था, उसमें जो चीनी होती थी वो बाहर से आती थी, विदेश से। तो विदेश से चीनी से वो प्रसाद बनता था, इवन इसका भी बायकॉट हुआ। और विदेशी वस्तुओं को क्या, विदेशी कपड़ों का क्या चलाया गया, होली वाला तो जानते ही होंगे, ठीक है। इस पे बहुत बार कंफ्यूजन होता है कि जो ये टैगोर साहब है, टैगोर जानते हो, रविन्द्रनाथ टैगोर, इन्होंने ध्यान रखना स्टेटमेंट दिया है वेस्ट क्या है, कपड़ों को जलाना, ये स्टेटमेंट लिख लो। जो विदेशी कपड़ों की होली है ना, इसको उन्होंने बोला था कि वेस्ट आप कर रहे हैं, निष्ठुर बर्बादी। विदेशी वस्त्रों की होली जलाना ये निष्ठुर बर्बादी है, इट इज अ वेस्ट, क्या, कपड़ों को जलाना, ऐसा स्टेटमेंट। मतलब टैगोर साहब इससे खुश नहीं थे, ऐसा मत करो। अब आओ, स्वदेशी मूवमेंट क्यों हुआ, क्लियर हो गया, फैक्ट्स आपके सामने हो गए। अब आओ रोल, स्वदेशी मूवमेंट के रोल क्या क्या रहे। स्वदेशी मूवमेंट का रोल, स्वदेशी आंदोलन के रोल क्या रहे ध्यान से, स्वदेशी आंदोलन के रोल को एक एक करके समझ लेते हैं। पहला, एक एक करके इसके अंदर सेक्शन भी चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले लिखिए स्वयंसेवी संस्थाओं का क्या रोल रहा। स्वयंसेवी समझते हैं क्या होते हैं, ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट, मतलब पता होगा, लिखिए रोल ऑफ ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट, स्वयंसेवी संस्थाएं, इनका रोल क्या रहा है। मतलब सिंपली आपको कुछ लोग थे जिन्होंने खुद के इंस्टीट्यूट डेवलप किए थे इसको लेकर के, उनके नाम आएंगे। लिखिए स्वयंसेवी में 2-3 लोगों के नाम लिखो। पहला लिखो स्वदेश बांधव समिति, में लिख देता हूं पहला, ध्यान से, पहला नाम है स्वदेश बांधव समिति, ये पहला रोल है, स्वदेश बांधव समिति। एनजीओ समझते हो, एनजीओ जैसे ही होते थे, इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट्स होते हैं। स्वदेश बांधव समिति, बंदे का नाम ध्यान से लिखना, ए के दत्त, स्वदेश बांधव समिति, ठीक है। ये एक हो गया, इसके अलावा और भी बहुत सारी होंगे, उनके नाम नहीं। इन्होंने क्या क्या किए, इन्होंने कुछ 2-3 चीजें, सबसे पहले क्या किया, सॉन्ग डेवलप किए, थिएटर में जाकर के काम किया, ड्रामा वगैरह समझते हो, नुक्कड़ नाटक वगैरह जो होते हैं यार, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो जो स्वयंसेवी इंस्टीट्यूट्स थे, ऑटोनोमस बॉडी थी, उन्होंने कुछ इस तरीके का रोल आया। पहला हुआ स्वदेशी मूवमेंट के पहले पार्ट का, इसमें 2 गाने भी हैं, जारी गान और पल्ली गान। इसमें पहला है जारी और पल्ली, ये दोनों नाम हैं सॉन्ग के, जारी और पल्ली, ये डेवलप हुआ था। इसी में लिखी लो हाथों हाथ। इसी समय आमार सोनार बांग्ला में भी सुना है आप लोगों ने, आमार सोनार बांग्ला किसने लिखा है, हाँ, रविन्द्रनाथ टैगोर का ये है। यही बांग्लादेश का आज के समय का नेशनल सॉन्ग, जैसे अपना वंदे मातरम है, ऐसे बांग्लादेश का ये, ठीक है। इसी सेम 1905 में टैगोर ने लिखा था, अमार सोनार बांग्ला बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। तो ये हुआ पहला इसका रोल। दूसरा, आत्मशक्ति, सेल्फ पावर, लिख लीजिए, आत्मशक्ति का क्या हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, आत्मशक्ति का डेवलपमेंट। आत्मशक्ति का मतलब होता है वही जो मैंने आपको बताया था, हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको प्रमोट करना। आत्मशक्ति में लिख लो,
वही सोशल एविल्स के अगेंस्ट में, सामाजिक कुप्रथाएं, सोशल एविल्स के अगेंस्ट में, सामाजिक कुप्रथाओं के अगेंस्ट में, सोशल सेल पावर। नेक्स्ट नेशनल एजुकेशन, यहां पे क्योंकि देखो भाई साहब आपने बंद करो जल्दी जानवी।